प्रिय विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में अब तक हमने जो चर्चा की है उसके प्रमुख बिंदु थे। जिस कालखंड का इतिहास हम पढ़ रहे हैं उस कालखंड को मध्यकालीन भारत क्यों कहा जाता है। क्या 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला है उस हमले से ही भारत और अरबों का संपर्क हुआ? मैंने ये बताया था कि उसके पहले भी हमारे अरबों से अच्छे संबंध रहे हैं और उन संबंधों का आधार था व्यापार। लेकिन 712 ईस्वी का हमला एक राजनीतिक हमला था, इसलिए संघर्ष होना स्वाभाविक था। उसके बाद हमने थोड़ी सी चर्चा सुबुक्तगीन की और उसके बाद हमारे केंद्र में आया महमूद गजनवी। वह पहला आदमी जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी ने इस देश पर 17 बार हमले किए थे। 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर किया हुआ हमला सबसे ज्यादा खतरनाक हमला था। उसके बाद हमने बात की थी मोहम्मद गोरी की। 1191 में वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय से हार गया था। पृथ्वीराज ने उसको कैद कर लिया था और मुक्त भी कर दिया था। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में वह पृथ्वीराज चौहान से जीत गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इसके साथ ही भारत के इतिहास में एक जबरदस्त मोड़ आया। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल चरित्र, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल चरित्र तो इससे नहीं बदला। हम भारतीय रहे तो भारतीय ही, लेकिन तुर्कों के आने से कुछ परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्र में तो आए ही आए, सामाजिक और आस्था के क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन आए। हमने यह भी देखा कि हमारे देश में तुर्कों की सत्ता क्यों कायम हो गई। हमने उन कारणों को तलाश करने की कोशिश की जिनसे यह पता चले कि इतना महान देश होते हुए भी चूक कहां हुई। खैर, इतिहास की अपनी गति होती है और वह अपनी गति से ही चलता है। हमने ये देखा कि महमूद गजनवी इस देश में जितनी बार भी आया, यहां से लूट कर गया। उसने यहां की भूमि पर कब्जा नहीं किया, केवल पंजाब को उसने अपने अधीन रखा, क्योंकि बार बार भारत आने में पंजाब से उसको सहायता मिलती थी, आसानी हो जाती थी उसके लिए। लेकिन आप देखेंगे, आपने देखा कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का यहां से लौटना वैसा नहीं था जैसा महमूद गजनवी का लौटना था।
गजनवी के लौटने के बाद हम उस लूट से उबर आए जो वह यहां करके गया था। मोहम्मद गोरी यहां अपना शासन स्थापित करके गया, अपने आदमी यहां छोड़कर गया कि आप लोग मेरी तरफ से, मेरे गुलाम होकर, मेरे अधीनस्थ होकर भारत का शासन देखिए, मैं आता जाता रहूंगा। इसीलिए यह जो 1192 ईस्वी का साल है, यह साल भारत के इतिहास में एक जरूरी मोड़ लेकर आता है, भारत के इतिहास के अध्ययन में एक जरूरी मोड़ लेकर आता है। महमूद गजनवी के लिए भी अवसर था कि वह यहां अपना शासन स्थापित करे, लेकिन उसने वह लक्ष्य ही नहीं रखा, क्योंकि वह जहां से आता था वहां की परिस्थितियां उसे अनुमति नहीं देती थी कि वह उस जगह को छोड़ दे या इधर भी ध्यान दे ले। मोहम्मद गोरी ने इस चुनौती को स्वीकार किया कि मैं जहां से आता हूं, गोर से, वहां तो जमकर रहूंगा ही, भारत को भी अपने वश में रखूंगा। अब 1192 में वह तो चला गया, लेकिन यहां जिन व्यक्तियों को छोड़कर गया था, उन व्यक्तियों ने उसके यहां से अपने देश में लौट जाने के बाद उसकी तरफ से नियंत्रण बनाए रखा। 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे। एक तो दिल्ली और लाहौर के क्षेत्र का, यह समझ लीजिए कि प्रतिनिधि बना बाद में मोहम्मद गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा था उच्च और मुल्तान को संभालने वाला नासिरुद्दीन कुबाचा, और तीसरा था बंगाल का अली मर्दान खिलजी। ये 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ऐबक ने, कुबाचा ने और खिलजी ने गौरी के लौट जाने के बाद इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया कि गोरी रोज रोज तो हिंदुस्तान आना है नहीं, इसलिए जिन जिन इलाकों के वे प्रतिनिधि हैं गोरी की तरफ से, उन इलाकों पर अपना प्रभुत्व बना लें और गोरी के अधीन होते हुए भी स्वतंत्र शासकों की तरह रहें। एक सीमा तक वे सफल भी थे, लेकिन 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी मर गया, मर क्या गया, मार दिया गया, तो भारत पर कब्जा कौन करे, इस प्रश्न को लेकर तीनों के बीच में टकराव होना स्वाभाविक था। इसमें, इस संघर्ष में सफलता मिली कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी, जिसका एक नाम आप
मुइजुद्दीन बिन साम भी पढ़ते हैं, उसके मरने के बाद में उसका उत्तराधिकारी हुआ गयासुद्दीन महमूद। वह गोरी जितना योग्य नहीं था, उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वह गोर को भी संभाल ले और भारत को भी संभाल ले। तो वही हुआ जो मैंने अभी आपसे कहा था कि जो क्षत्रप थे अलग अलग स्थानों के, उनके बीच में टकराव हुआ। और बाद में जब गजनी पर ताजुद्दीन याल्दोज ने कब्जा किया था, उस समय ये भारत वाले क्षत्रप समझ गए थे कि अब स्वतंत्र होने का और स्वतंत्र दिखने का अवसर आ गया है। लेकिन उनमें से एक, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, वह इतना समझदार था कि उसने गयासुद्दीन महमूद से विधिवत स्वीकृति लेकर ही शासन करना उचित समझा। लेकिन यह स्वीकृति एक अधीनस्थ के रूप में लेना नहीं चाहता था वह। उसके और गयासुद्दीन महमूद के बीच में एक तरह से समझौता हुआ। मैं एक तरह से शब्द काम में ले रहा हूं। समझौता हुआ कि यदि गयासुद्दीन महमूद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का सुल्तान मान ले, तो गयासुद्दीन महमूद को अपने इलाके में जो चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं उनसे निपटने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक सहयोग करेगा। उसने अपना प्रस्ताव दूत के साथ गयासुद्दीन महमूद के पास भेजा। और दूत ने कहा कि जो ख्वारिज्म का शासक है वह गजनी और गोर पर कब्जा करना चाहता है, उसके विरुद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक आपकी सहायता कर सकता है, बशर्ते आप उसे हिंदुस्तान का सुल्तान मान लें। गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी, यदि मैं इसके पहले भी तुगलक बोल गया हूं तो मुझे आप क्षमा करना, क्योंकि इस गयासुद्दीन महमूद को तो अभी भूल जाएंगे अपन, लेकिन वो तुगलक आगे भी हमारे सामने आएगा। और गयासुद्दीन के साथ वही नाम निकलता है बार बार। तो ये गयासुद्दीन महमूद जानता था कि मैं कुतुबुद्दीन ऐबक को जबरन अपने कब्जे में या अपने अधीन नहीं रख सकता। तो मैं इसको आज मना कर दूं कि मैं तुझे हिंदुस्तान का सुल्तान नहीं मानूंगा, तो इसका दूत चला जाएगा, लेकिन कुतुबुद्दीन सहयोग नहीं करेगा या मेरे विरोधियों के साथ होगा। और यदि दोनों ही काम नहीं करेगा तो भारत पर जो अपना नाम मात्र का
नियंत्रण है अपने नाम का, अपने वंश का, वह भी जाता रहेगा। यदि इसने मुझसे पूछे बिना खुद को सुल्तान घोषित कर दिया तो मित्रता की तो गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। तो इसने समझदारी से काम लिया कि भाई आप मेरा सहयोग करो और मैं आपको सुल्तान मान लेता हूँ। तो उसने शाही छत्र और जो दूसरी निशानियाँ होती हैं वे भेज दी। तबकात नासिरी में मिन्हासुस सिराज, मिन्हास कुछ लोग उसको मिन्हाज कहते हैं, लिखता है कि गयासुद्दीन महमूद जो है उसने उसको सुल्तान मान लिया था और वह लिखता है कि 602 हिजरी में जब स्वीकृति मिल गई ऐबक को तो उसने दिल्ली से लाहौर की ओर प्रस्थान किया और लाहौर में जाकर उसने ये समझ लीजिए कि उसने गद्दी हासिल कर ली, गद्दी पर बैठ गया इस नाम से कि वह हिंदुस्तान का सुल्तान है। अब गयासुद्दीन तुगलक द्वारा स्वीकृति मिल जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए भारत में गोरी के जो दूसरे अधीनस्थ थे उनको यह संदेश देने में सुविधा हो गई कि भारत में तो गोरी का उत्तराधिकारी मैं ही हूं, मेरा ही अधिकार है भारत पर। इसलिए भी उसने लाहौर में विधिवत अपना अभिषेक करवाया। नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब उसका ऐबक नाम क्यों है? कुछ तो कहते हैं कि ऐबक का मतलब चंद्रमा होता है, जहां तक मुझे ध्यान है। इस नाते एक अच्छा शब्द उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि उसकी एक उंगली टूटी हुई थी तो उसके शरीर में ऐब आ गया था, इसलिए उसका नाम ऐबक पड़ गया। खैर, तो यह संदेश भारत में दे देने के बाद कि हम ही हैं यहाँ के सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने पांव जमाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, यह मैं आपसे अगले अंक में चर्चा करूंगा इस विषय पर। यह तो तय है कि वह सुल्तान बन गया था। एक संकेत दे देता हूं कि इस्लाम में सुल्तान घोषित हो जाने से या स्वयं को सुल्तान घोषित कर देने से कोई सुल्तान नहीं बनता, या उसके नाम का खुतबा भी पढ़ दिया जाए तो भी वह सुल्तान नहीं बनता। यहां सिद्ध करना पड़ता था कि मेरा कुल भी उच्च है। आगे जाकर आप देखेंगे जब मैं बलबन की बात करूंगा तो वह अपने आप को ईरान के शासक अफरासियाब का वंशज घोषित करता है। और ऐबक के साथ तो यह साफ साफ विषय था, उसका तो विषय था बिल्कुल स्पष्ट कि वह एक दास था, एक गुलाम था। अब जो खुद ही दास है, खुद ही गुलाम है, खुद ही अधीनस्थ है, वह दूसरों को क्या दास बनाएगा, दूसरों को क्या गुलाम बनाएगा, दूसरों को क्या अधीनस्थ बनाएगा? इसके लिए उसके सामने चुनौती थी कि वह अपने दासत्व से मुक्त हो। और किस तरह से वह दासत्व से मुक्त हुआ
किस तरह से उसने अपने विरोधियों को हराया और किस तरह से 1210 ईस्वी तक वह एक स्वतंत्र सुल्तान के रूप में हिंदुस्तान में रहा। यह चर्चा, यह बात हम अगले अंक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।